तो दोस्तों आज अमित सर के पास आए हैं और ये जो यूपी पीसीएस के जो नोटिफिकेशन आया है नॉमिनेशन वाला मुद्दा जो चल रहा है अभी जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं तो उसके बारे में। और अमित सर बहुत सारे यूपीएससी का स्टूडेंट या पीसीएस का या आरओ का स्टूडेंट के मार्गदर्शन करते रहे हैं, सालों से मार्गदर्शन करते हैं और अब इनका अपना कोचिंग भी है। जो अब तो अमित सर से बात करते हैं कि ये मुद्दा क्या है, नॉर्मलाइजेशन वाला जो मुद्दा है, ये आप के बारे में कुछ बताना चाहें। देखिए, ये जो मुद्दा है नॉर्मलाइजेशन का, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और आंदोलन, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, इस आंदोलन का मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। ठीक, अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा है क्या? मुद्दा बेसिकली ये है कि अभी तक यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा या आरओ की प्रारंभिक परीक्षा हो, वो एक ही दिन हुआ करती थी। इवन 5-5, 6-6 लाख नामांकन हुए, फॉर्म पड़े, फिर भी सरकार ने एक दिन में एग्जाम कराया। इस बार 5 लाख से ऊपर थोड़े से आवेदन गए हैं। और विगत अभी पिछली आरओ के परीक्षा में एक इशू आया था कि पेपर आउट होने का, जिस वजह से एग्जाम कैंसिल करना पड़ा था। ठीक, तो अभी सरकार ने इस बार कुछ निर्णय लिया, जैसे कि उसने जो एसओपी बनाई नहीं, उसमें ये निर्धारित किया कि केवल हम सरकारी कॉलेजों को इंटरमीडिएट तक के उनको सेंटर के रूप में लेंगे। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर तक की रेंज में जो होंगे सरकारी शिक्षण संस्थान, उन्हीं को केंद्र बनाएंगे। तो अब इस निर्णय के तहत उन्होंने ये पाया कि लगभग 51 जिलों को उन्होंने सबसे पहले तो वो किया, निर्धारित किया कि इसमें हम सेंटर्स बनाएंगे। 10 किलोमीटर के दायरे में उन्हें, अब उनका तर्क है, पर्याप्त सेंटर उन्हें नहीं मिला कि 5 लाख से अधिक बच्चों का हम एक दिन में एग्जाम करा सकें। दो, उनका कहना है कि 4 लाख के आसपास ही एक दिन में हम इस नियम के माध्यम से, अपने इस प्रोसेस के माध्यम से परीक्षा करा पाएंगे। अब उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो, उनको लगता है कि जो प्राइवेट संस्थान थे वहां पे पारदर्शिता की कमी थी, वहां पे पेपर लीक होने की संभावना ज्यादा है। या फिर उन्होंने ऐसे जिलों को चुना जो कि उनकी नज़र में बेहतर सुविधा दे सकते हैं, वहाँ पे एकोमोडेशन के, छात्रों के एक दिन के लिए रुकने के, या जहाँ पे उनको लगता है ट्रांसपोर्ट अच्छा है। तो सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारी परीक्षाएं आप देखो, पीजीटी की, टीजीटी की, हायर की, सभी जिलों में कराई जाती हैं, सेंटर्स बनाए जाते हैं, कभी कोई समस्या नहीं होती है। ये पेपर लीक भी तो होते रहे हैं, जैसे पेपर आरओ का है। लीक होने की अगर मैं बात करूं तो आप देखो, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था, कई सेटों में हुआ था, कई चरणों में, वहां पेपर लीक हो गया। आरओ का मुद्दा, कैंसिल हुआ है, हाँ, उससे मुद्दा पहले। मतलब आप ये सोचो कि सरकार अपनी अपनी जो उसकी जिम्मेदारी है कि हम सेंटर को, वहां के प्रबंधन को, प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करें, तकनीकी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, सेंटरों पे जैमर लगाएं, इन सबको करने की बजाय अपनी सहूलियत के लिए वो छात्रों को एक नए विवादित इशू में डाल रही है। किस आप, टाइप का विवाद? नॉर्मलाइजेशन का विवाद ऐसा है कि अब आप 2 से 3, अच्छा, मुद्दा क्या है? मुझे थोड़ा समझाइए कि ये होता क्या है, मतलब इसमें क्या क्या, मतलब नहीं है, क्या चुनौतियां हैं, और इसमें कहते भाग भरोसे भी होता है स्टूडेंट के। हाँ देखिए, मुद्दा ऐसा है ये कि अब सेम परीक्षा को अलग अलग चरणों में कराना होगा इन्हें। जैसे यूपी पीसीएस 2 चरणों में करा रहे हैं, आरओ 3 चरणों में। ठीक, अलग अलग पेपर बनेंगे। एक चरण में परीक्षार्थी को जो प्रश्न पत्र मिलेगा, दूसरे चरण में कोई और प्रश्न पत्र मिलेगा। दोनों में वेरिएशन, प्रश्नों की जो उनका एक मेजरमेंट है, कुछ कठिन प्रश्न होंगे, कुछ आसान प्रश्न होंगे। तो नॉर्मलाइजेशन का यही था कि मान लो किसी सेशन में टफ पेपर आया, किसी सेशन में आसान पेपर आया, तो उसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे, उनका कहना है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या, उन्होंने परसेंटाइल को अपनाया है, जो कि कैट, यूजीसी नेट जैसे एग्जामों में इस्तेमाल होता है। लेकिन समस्या यहां पे यह है, पहली बात, कि ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है। ह्यूमैनिटी जो प्रारंभिक परीक्षा में जो पहला पेपर होता है, वो इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी। अब इन सब प्रश्नों में ये निर्धारित करना कि कौन सा प्रश्न कठिन है, कौन सा आसान है, जहां पे फैक्ट बेस इतने क्वेश्चंस होते हैं, बड़ा ही वो विवादित हो जाएगा। इसमें तो ये हो जाएगा, जैसे आप जो स्टूडेंट, जैसे मैं हूँ, 1857 की क्रांति हमने पढ़ रखा है तो मेरे लिए आसान है, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भारी है। तो मतलब वो कैसे बिल्कुल, डिसाइड होगा कि किसी टॉपिक का किसी का कमांड हाँ, है, किसी पे किसी का कमांड है। ठीक है, ये तो रही बात फर्स्ट पेपर की। सेकेंड पेपर में
क्वालिफाइंग है जो कि सी सेट का है, उसमें और चुनौती होगी, कोई 34-35 वाला बाहर हो जाएगा, कोई 28 वाला इन कर जाएगा, वहां पे नॉर्मलाइजेशन की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे डिसाइड करेंगे। अब दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न ये कि देखिए क्वेश्चन गलत बनाए जाते हैं विगत वर्षों से, अभी कई सालों से मैं देख रहा हूं कि यूपी कमीशन ने ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया, इसका आरओ का हो या अपर का, जिसमें 6 से 7 प्रश्न गलत ना रहे हों, विवाद ना हो उन पे, उनके आंसर 2-3 के बदले जाते हैं, 2-3 डिलीट किए जाते हैं। कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि जो छात्र आंसर की से, पहली आंसर की से 3-4 कट ऑफ ऊपर, क्वेश्चन ऊपर होता है, रिजल्ट आता है वो बाहर हो जाता है, 3-4 कम क्वेश्चन वाला इन कर जाता है। ये इशू अलग चल रहा है। अब इसके साथ साथ अगर ये नॉर्मलाइजेशन का भी इशू आ गया, तो कहने का मतलब कि जो एग्जाम देने के बाद एक एवरेज जो मेरिट का रेशियो निकाला जाता है, 7-8 प्रश्न ऊपर रहने वाले छात्र भी इस दायरे में आ जाएंगे कि उनका भी रिजल्ट बड़ा ही अनिश्चित हो जाएगा। क्योंकि कि आप तो बच्चे के मार्गदर्शन भी करते रहते हैं, यूपीएससी का हो या पीसीएस का हो या आरओ का, जो भी है पेपर का मार्गदर्शन करते हैं, तो आपको तो बच्चे के ज्यादातर जो कठिनाइयां सारा चीज पता होगा कि बच्चे को क्या क्या दिक्कत आते हैं, मतलब ये भी। बिल्कुल, मैं उसी बात को रख रहा हूं कि भाई आप देखोगे कि यूपी पीसीएस मैं विगत वर्षों से देख रहा हूं, पेपर का जो लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ से बहुत ऊपर मार्जिन ले जाए। नियर बाई अगर 85 सपोज करो कट ऑफ जा रही है, 85 क्वेश्चन, तो किसी का हो सकता है 88 होगा, 90 होगा। 90% जो क्वालिफाइंग रेशियो है, जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, वो कट ऑफ से 4-5 क्वेश्चन के अंदर में होते हैं। तो कहने का मतलब ये 90 तक वाले वो अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे, उसमें कोई भी बाहर हो सकता है। प्रश्नों का जो एक तो गलत प्रश्न का है ये मामला, नॉर्मलाइजेशन उनकी अनिश्चितता को और बढ़ा देगा उनके रिजल्ट को, और फिर रिजल्ट आएगा उसमें फिर बहुत सारे बच्चे कोर्ट जाएंगे, ये अलग समस्या। और अभी आप कल देखो, कल कोर्ट का डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि उन्होंने बोला है कि एग्जाम के नोटिफिकेशन आने के बाद आप परीक्षा की प्रक्रिया को बीच में नहीं बदल सकते हो। सीधा सीधा अब इस अभी जो फिलहाल इन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लाई है, इस पे तो कोर्ट के डिसीजन ने ही ऑब्जेक्ट कर दिया। अब बच्चे अगर कोर्ट जाएंगे तो मामला फंसना तय है, एग्जाम तो कोर्ट से ही कैंसिल हो सकता है ये कि भाई आप इसको एक शिफ्ट में कराओ। लेकिन मामला सिर्फ इसी परीक्षा का नहीं है, आगामी परीक्षाओं का भी है, क्योंकि अगर ये एक बार ट्रेंड सेट हो गया, ये नियम बन गया, तो एक अंतहीन विवादों का सिलसिला शुरू होगा। कोर्ट, आंदोलन, फिर बच्चे पढ़ने की जगह इन्हीं सब में उलझे रहेंगे और उनका भविष्य दांव पे लग जाएगा पूरी तरह से। टाइम बर्बाद होता रहेगा बच्चे बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि जितना हो सके पूरी ताकत लगा दीजिए। मैं सभी छात्रों से अपील करता हूं, जो भी अपीयर हो रहे हैं इस एग्जाम में, लोग अपनी पूरी एनर्जी के साथ इसको अपना समर्थन दें, एक मुहिम के तौर पर लें, और हाँ, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि अगर सपोज दैट आंदोलन सफल हो गया फिर तो बहुत अच्छी बात है, जैसा कि लग भी रहा है कि जिस जिस उत्साह के साथ तैयारी चल रही है, सरकार को झुकना पड़ सकता है और पड़ेगा ही। बट इन केस अगर ये एग्जाम 7-8 दिसंबर को हो रहा है, तो उसके लिए आप अपनी तैयारी भी जारी रखो। ये मान के चलो कि अभी वही डेट है, समय निकालो आंदोलन के लिए, ट्विटर पे अपने वो करो, मेल करो, आप फिजिकली हो सके तो 11 तारीख का जो आंदोलन है उसमें आप पहुंचो, समर्थन दो छात्रों को, लेकिन साथ में तैयारी भी अपनी जारी रखो। जैसे आप बहुत सारे बच्चे के मेंटरशिप करते हैं, बताते हैं कैसे पढ़ना है, तो आप अपना कोचिंग के बारे में बताना चाहेंगे और जैसे आपसे कैसे जुड़ पाए बच्चे, मतलब आप बताना चाहेंगे। अभी चूंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा है, तो मैं अपने कोचिंग को की कोई मैं ऐसी बात नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं अपनी कोचिंग की ब्रांडिंग नहीं करना चाह रहा। पर्सनल कोई बात करना चाहे कि मुझे बताइए कैसे तैयारी करना है, इस मुद्दे पे अलग से बात कर ली जाएगी। अभी मैं पूरी तरह से इस आंदोलन पे ही, चूंकि अभी 1-2 दिन का ही समय है, 2-3 दिनों का, तो आप जो भी प्रश्न करिए इसी से संबंधित करिए, वो हम एक अलग कभी उन सब मुद्दों पे बात कर लेंगे। ठीक है सर, अमित सर से बात करके बहुत अच्छा लगा और अमित सर से बात करते रहेंगे इस मुद्दे पे। और आप लोग कमेंट में लिखिए कि क्या क्या चुनौतियाँ क्या कैसे किया जाए, आप लोग बताते रहिए, तो उसके पे हम अमित सर को फिर वीडियो में लाएंगे। थैंक यू सो मच। जय।